हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे थे आपका इकोनॉमिक्स, और इसी में हम लोग आपका बात कर रहे थे आपका बेसिकली चैप्टर के अंतर्गत आधारिक संरचनाओं को हम लोग पढ़ रहे थे। और इसी में हमने देखा था पर्यावरण और धारणीय विकास को हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक लेक्चर हमारा उसमें हो चुका था और बहुत अच्छे और गौर करके हम इनको पढ़ रहे थे। और टॉपिक था हमारा इसमें आपका पर्यावरण, धारणीय विकास, इन सबको समझा, हमने जानने की कोशिश की। क्लियर है? और हम बड़ी बात, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हम इसको देख रहे थे ग्लोबल हीट, कि आपका वैश्विक उष्णता क्या है, क्यों हमारी गर्मी बढ़ रही है, क्या इन सब के पीछे रीजंस हैं, क्या कारण है, इन सबको हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसमें देख चुके थे, बात कर चुके थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक मुद्दा और है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसी में। वैसे हमको शुरू कायदे में यहाँ से करना है, लेकिन हम इसको शुरू करने से पहले हम देखते हैं एक ये बॉक्स है और ओजोन परत अपक्षय मतलब क्षरण होता है, डिग्रेडेशन होता है। इसको हम लोग देखेंगे कि ओजोन परत का क्षय किस प्रकार से हो रहा है और सीएफसी गैसेस कौन सी हैं, इनके विषय में हम लोग गौर करें। तो सबसे पहले आप लोग इसमें गौर करके देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ओजोन अपक्षय का अर्थ समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी है। क्या है कि ओजोन अपक्षय का अर्थ क्या है? समताप मंडल में ओजोन मात्रा की कमी है। ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण सप्ताह मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर हैं। इनके यौगिकों के मूल क्लोरो फ्लोरो कार्बन सीएफसी का प्रयोग है। क्या है कि बेसिकली जो हमारा ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, क्षरण, अपक्षय, मतलब अपक्षय का मतलब होता है घटना। और तो सबसे बड़ी बात है कि ओजोन परत मिलती कहाँ है, ये मैं पहले भी बताया हूं, जो हमारा मंडल है समताप मंडल, इसमें मिलती है। ठीक है, और सीएफसी गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन को ठंडा रखने वाले पदार्थ में एयर होल्स, प्रोटॉन्स तथा अग्नि समूहों में प्रयोग की जाने वाली ब्रोमाइड का ब्रोमोकार्बोफिनिस में होता है, जो ओजोन स्तर के अपक्षय के परिणाम स्वरूप परावैंगनी यानी कि परावैंगनी बोलते हैं यूवी रेस पृथ्वी की ओर आती हैं और जीवों को क्षति पहुंचाती हैं। ऐसा लगता है कि विकिरण से मनुष्य की त्वचा का कैंसर होता है, और इसी के विकिरण से क्या होता है, जो हमें स्किन जो कैंसर है वो आपका होता है, स्किन डिजीज जो है वो आपका होती है। तो आपने देख लिया। अब कह रहे हैं यह पादक फलक आपको फ्लॉन्गटन के उत्पादन को कम करते हैं। अब देखिए, अब आपका क्या है, समताप मंडल। समताप मंडल में क्या मिल रही है? ओजोन परत है। और ओजोन परत का काम क्या है? जो भी आपकी सूर्य की हमको परावैंगनी किरणें प्राप्त होती हैं, परावैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, शायद अगर वो हमको सीधी मिल जाए तो हमको कैंसर कर सकती है, स्किन डिजीज हमको हो सकती है। तो क्या है, एक बेसिकली एक लेयर होती है समताप मंडल के ऊपर, और जिसको हम मोटाई नापते हैं आपकी डप्सन में। इसमें मापते हैं डप्सन, उसकी मोटाई को हम लोग आपका मापते हैं। तो जैसे ही हमारे यहाँ पृथ्वी पर हमारे इस पूरे मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल बेसिकली जितनी सीएफसी गैसेस होती हैं, कार्बन फ्लोरो कार्बन गैसेस जो होती हैं, उनका इमिशन का मतलब है उत्सर्जन जितना अधिक होगा, ये सारी गैसें कहां जाएंगी? ऊपर की तरफ जाएंगी, और ये क्या करेंगी? ओजोन परत का आपका क्षरण करेंगी। ठीक है, जब हमारी हवा में, गैस में सीएफसी गैसेस के पार्टिकल्स होंगे, तो जो हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आता है, अब देखिए हमें सूर्य की जो आपका प्रकाश है वो लघु पार्थिव विकिरण के रूप में पर्याप्त होता है, पृथ्वी को हीट करता है और वापस रिफ्लेक्ट होता है दीर्घ पार्थिव विकिरण में। लेकिन जब वो प्रकाश वापस जा रहा होता है तो इन्हीं बहुत सारी जो हमारे पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल है, उनके साथ मिलकर वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, वहीं रुक जाता है, और क्या होता है, एक हीट मेंटेन हो जाती है। इससे क्या होता है, वैश्विक टेम्परेचर धीरे धीरे आपका बढ़ने लगता है। और इसी से क्या होता है, ऊपर जो हमारा बाप का डक्शन और नाइट्रो ऑक्साइड बनाकर चेंज करती है, और उससे क्या होता है, ऊपर जो है हमारा ओजोन परत में जो क्षरण है वो बेसिकली होने लगता है। ठीक, और कह रहा है कि अगर सीधे हमारे पास यूवी रेस के बिना आपकी क्या पहुंचती है, किरणें पहुंचेगी, तो हमको स्किन कैंसर हो सकता है,
जो हमारे फाइकोप्लांटन है, फाइकोप्लांटन जो हमारे पेड़ पौधे हैं, कवक है, उनका उत्पादन कम कर सकते हैं। जो आपके जलीय जीव रह रहे हैं उनको प्रभावित कर सकता है, ठीक है। और यह जलीय पौधों की समृद्धि को प्रभावित करता है। और 1789 से लेकर 1990 के बीच में ओजोन लेयर में, स्तर मतलब लेयर में, लगभग 5% की कमी आ चुकी है। ओजोन परत सर्वाधिक हानिकारक है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल पर आने से रोकता है। इसलिए अनुमानित ओजोन में कमी विश्व भर की चिंता का विषय है। इसके कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब आप मुझे बताओगे, मैंने आपको पहले बता रखा है कि ओजोन परक्षरण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, अंतरराष्ट्र व्यापी कन्वेंशन था, ताकि सब लोगों को ओजोन परत के क्षरण के प्रति देश और दुनिया का ध्यान जाए। उसके लिए एक कन्वेंशनल, एक सम्मेलन किया गया था, जिसको हमने कहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आना पड़ा। और इसका लक्ष्य क्या था कि CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन यौगिक तथा अन्य ओजोन परत रसायनों को उपयोग पर रोक लगाना। यानी कि जो ऐसे तत्व हैं जो ओजोन क्षय के लिए उत्तरदायी है, चाहे CFC हो या कोई भी अन्य रसायन उत्पाद हो, उनको ध्यान में रखकर हमको ये लाना पड़ा था। और कार्बन टेट्राक्लोराइड और आपका ट्राइक्लोरोथीन, इसमें मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, तथा ब्रोमाइड यौगिक जैसे आपका हेलोजन होते हैं। कैसे होते हैं? ये सारे हेलोजन होते हैं। तो एक तरफ हमने देख लिया ग्लोबल हीट क्या है, और दूसरा देखा कि ओजोन परत डिप्लेशन क्या है, ओजोन परत क्षय या अपचय क्या है। क्लियर है? ये बेसिकली आपको पूरा मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए वापस बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अब कह रहे हैं कि जब हमारा इंपैक्ट निगेटिव पड़ेगा किस पर, हमारे पर्यावरण पर, तो उसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे खाद्यान्न पर, हमारे जीव जंतुओं पर, हमारे मौसम पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हर चीज पर क्या होंगे, उसके नकारात्मक जो प्रभाव हैं ये आपके दिखाई देंगे। कैसे होंगे? नकारात्मक प्रभाव हमको दिखाई देंगे। अब समझिए यहां अब कह रहे प्रश्न ये उठता है कि क्या पर्यावरण समस्या इसी शताब्दी में नहीं है? कह रहे जितना भी आपका एनवायरमेंटल, जो भी आपका हमको ये प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही हैं, क्या ये सारी चीजें आज ही हमारे लिए कोई नई है, वाकई यूनिक है? तो नहीं। इस प्रश्न के लिए उत्तर है कुछ जानने का हम लोग विस्तार करेंगे कि क्या चीज है, कैसे कैसे हो रहे हैं। आवश्यकता है कि प्रारंभिक दिनों में जब सभ्यता शुरू हुई मतलब जब लोगों का उद्विकास शुरू हुआ, लोगों ने नए नए आपके डेवलपमेंट शुरू किए, नई रिसर्च नहीं आया, या जनसंख्या की इस अवधारणा में वृद्धि के पूर्व देशों में औद्योगिकरण अपनाने से पहले, चाहे औद्योगिकरण अपनाने से पहले पर्यावरण संसाधनों की मांग कि भैया अगर आपको कोई इंडस्ट्री वगैरह लगानी है तो आपको कुछ रिसोर्सेस की आपका नीड होगी, और नीड है तो आपको उनको फुलफिल करना पड़ेगा। और फुलफिल करोगे तो आपका क्या होगा, एनवायरमेंटल आपका हास होना है, डिग्रेडेशन होना है, और नई सेवा और उनकी आपूर्ति में कमी थी। और इसका अर्थ यह हुआ कि प्रदूषण पर्यावरण की अवशोषी क्षमता के भीतर ही संसाधन निष्कासन का दर, पुनरुत्सर्जन करने की दर कम थी, और इसलिए पर्यावरण समस्या उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्रांति के आवागमन से स्थिति बदल गई। परिणाम स्वरूप उत्पादन और उपभोग के लिए संसाधनों की मांग में पुनर्सृजन की दर से अधिक हो गई। पर्यावरण की अवशोषी क्षमता पर दबाव बुरी तरह से बढ़ गया। यह प्रवृत्ति आज भी जारी है, और इस तरह से पर्यावरण की गुणवत्ता के मामले में मांग पूर्ति और स्थिति कैसी है, उलट गई। बहुत सारे पेड़ पौधे आपके कट गए और हमारी जैव विविधता का ह्रास हुआ, अपशिष्ट प्रबंधन, और इसके साथ बहुत सारे मुद्दे क्या हैं हमारे साथ आपका जुड़ गए। ओके, अब बात करेंगे बेसिकली इसके अंतर्गत भारत की पर्यावरण स्थिति कि आखिर में हमारे भारत की पर्यावरण स्थिति है कैसी। हम कह रहे हैं कि भैया पर्यावरण का डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण क्षरण हो रहा है, पर्यावरण घट रहा है। अब हम कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ हुआ भी है, हम लोगों ने कुछ इसके लिए प्रयास भी किया है, ये बस खाली हम लोग बोलते जा रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग गौर करके देखेंगे ताकि हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ सकें, महसूस कर सकें, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हमको बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भूमि की उच्च गुणवत्ता, सैकड़ों नदियां व उपनदियां, हरे भरे वन,
पौधों की सतह के नीचे बहुतायत में उपलब्ध खनिज पदार्थ, हिंद महासागर का विस्तृत क्षेत्र, पहाड़ों की श्रृंखला आदि रूप में भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि अगर हम लोग भारत को देखें तो हमारे पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है, जितने हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए हमारे पास है। हमारे पास नदी है, सैकड़ों नदियां हैं, हरे भरे क्षेत्र हैं, बहुतायत मात्रा में खनिज है, पेड़ है, पौधे हैं, समतल भाग है, भूमि है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, मरुभूमियां हैं, और हमारे पास जैव विविधता के हॉट स्पॉट्स जैसी चीजें हैं, और हमारे पास मैंग्रोव वन है, बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधों की हमारे पास मतलब ओवरऑल थिंकिंग जो है बहुत अच्छा बना। अब कह रहे हैं कि दक्षिण के पठार की काली मिट्टी विशिष्ट रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त। कैसी है कपास की खेती के लिए? इसका कारण इस क्षेत्र में कपड़ा उद्योग केंद्रित है। अब जहां पर दक्षिण का जो भी प्लेट्यू है उसमें क्या है, वहां काली मिट्टी है और कपास की खेती है, और इसके लिए क्षेत्र में जो है कपड़ा उद्योग जो है केंद्रित है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक गंगा का मैदान है, जो कि विश्व के अत्यधिक ऊसर क्षेत्र में से एक है। तो जो हमारा गंगा का जो मैदान है अरब सागर से बंगाली खाड़ी तक फैला है, इसके बीच का क्षेत्र ऊपर वाला, तो जो क्या है आपका बहुत अधिक क्या है उर्वरक क्षेत्र है, उर्वरक क्लियर है, और विश्व की सबसे गहन खेती और घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारतीय वन वैसे तो असमान रूप से वितरित है। यार अगर आप इंडियन फॉरेस्ट को देखोगे तो अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, आप इसका वितरण देखोगे तो वो अलग अलग है। कहीं पर ऊंचे वन है, कहीं पर झाड़ियां हैं, कहीं पर पेड़ हैं, कहीं साल सागौन है, कहीं कॉनिफेरेक्स है, कहीं शंकुधारी है, कहीं टुंड्रा टैगा, इस तरह की ये सारे वनस्पति आपको मिलेंगी। फिर भी उनकी अधिकांश जनसंख्या हरियाली और उसके वन्य जीव के प्राकृतिक आवास पर आपका निर्भर करते हैं। देश के लोहा अयस्क कोयला और प्राकृतिक गैस में भारी भंडार है, और भारत में ही विश्व के समस्त लोहा अयस्क का 8% उपलब्ध है। कितना है? 8% अकेले कहाँ है? हमारे पास है। हमारे देश के विभिन्न भागों में बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट, हीरा, सीसा, भूरा कोयला, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम इत्यादि मिलते हैं। लेकिन भारत में विकास गतिविधियों के फलस्वरूप उसके सीमित व प्राकृतिक संसाधनों का दबाव पड़ता रहता है। इसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य, सुख समृद्धि पर भी उसका गहरा असर पड़ता रहा है। भारत के पर्यावरण को दो तरफा खतरों और एक दूसरे की गरीबी के कारण पर्यावरण का अपक्षय और दूसरा खतरा संपन्नता और तेजी से बढ़ते हुए आपका औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से है। भारत की अत्यधिक गर्मी गंभीर पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण, दूषित जल, मृदा क्षरण, वन्य कटाव और वन्य जीवन की विलुप्ति है। इसमें से भूमि अपक्षय, जैविक विविधता की हानि, शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण, ताजे पानी का प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट, वन प्रबंधन भारत में भूमि के अपक्षय की मात्रा के रूप में हुआ है, जो कि मुख्य रूप से अस्थिर प्रयोग और अनुपयुक्त यानी कि ठीक से मैनेजमेंट कार्य प्रणाली का परिमाण है। यानी कि अच्छे से मैनेजमेंट ना होने की वजह से ये सारे हमको जो कॉजेज हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये हमको बेसिकली आपका यहाँ देखने के लिए मिली। तो मेनली क्या है हमारे यहाँ भारत के अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्या में क्या है? तो सबसे पहले एक पर्यावरण प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा क्षरण है, वन का कटाव है, वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं, भूमि का अपक्षय है, जैव विविधता की हानि है, शहर क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण का कारण है, ताजे पानी के स्रोत और प्रबंधन है, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन नहीं है। ये हमारे प्राइम सब्सटेंस हैं जो एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंटल चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप देखिए क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल जो हमारी चीजें हैं आज उनको सबको आपका डिस्टर्ब कर रहे हैं। देख लिया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। चिपको या अपसो आंदोलन के नाम से रखा गया। अब एक आंदोलन हमारे उत्तराखंड में चला और जिसने भारत में नहीं बल्कि विश्वव्यापी अपना ध्यान आकर्षित किया, और वनों को बचाने के लिए एक आपका ग्रामीण लोगों की एक ऐसी पहल, अनोखी पहल जो आपके विश्व भर में आपका चर्चित हो गई। आइए पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने इतना इसमें देख लिया होगा कि अपशिष्ट भूमि के प्रबंधन में क्या था,
ठीक है, आइए थोड़ा बीच बीच में हम लोग पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। अब कह रहे हैं चिपको आंदोलन, कह रहे हैं कि आप चिपको आंदोलन के बारे में जानते होंगे। इसका उद्देश्य हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण था। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था इसको भी हम बताएंगे। कह रहे क्या था बेसिकली, जो चिपको आंदोलन चला था उसका मेन मोटिव क्या था, हिमालय पर्वतों में वनों का संरक्षण, यानी कि उनको प्रोटेक्शन देना, वो ना कटे, वो सेफ रहे, इसके लिए। कर्नाटक में एक ऐसे ही आंदोलन का दूसरा नाम अलिप्पो, जिसका अर्थ था बहाव में भरना। 8 दिसंबर 1983 को सिरसी जिले की सकलानी वन काटे जा रहे थे। 160 स्त्री पुरुष और बच्चों ने पेड़ों की बहाव में भर लिया। लकड़ी काटने वाले को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे अगले 6 सप्ताह तक वन की बर्दही करते रहे और स्वयं सेवकों ने वृक्ष को तभी छोड़ा जब वन विभाग के अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दे दिया कि वृक्ष विज्ञान के आधार पर जिला में वन संबंधी कार्य योजना के तहत काटे जाएंगे। यानी कि ऐसे नहीं कटने के, अब वैज्ञानिक वृक्ष के आधार पर ही जिले में जो वन है उनको ही काटा जाए। कह रहे हैं कि जब ठेकेदार द्वारा वाणिज्यिक कटाई के अनेक प्राकृतिक वनों को हानि पहुंची तो वृक्षों की बाहों से में भर लेने के विचार ने लोगों को यह आशा और विश्वास उत्पन्न किया कि वे वनों का संरक्षण नहीं कर सकते। उन्हें विशेष घटनाओं से जब वृक्षों की कटाई रुक गई तो लोगों द्वारा 12,000 वृक्षों को बचाया गया। कितने लोग बचे? ठेकेदार जो आपका वाणिज्यिक कटाई कर रहा था, कितने वृक्षों को हटाया? लगभग 12,000 जो वृक्ष हैं उनको उन्होंने सेव किया था। कुछ महीने बाद आंदोलन वापस के कई जिलों में भी फैल गया। कैसा है? तो वापस आपका कई जिलों में भी ये आपका फैल गया। ठीक है, ईंधन की लकड़ी और औद्योगिक प्रयोग के लिए पेड़ों को बोरबिल टोको कटाई के अनेक पर्यावरण का जन्म हुआ। उत्तर कनारा क्षेत्र में एक कागजी मिला है जिसमें 12 साल बाद क्षेत्र में बांस विलुप्ति हो गई और किसान ने यह बतलाया कि बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ जो कि भूमि को वृक्ष के प्रत्यक्ष आक्रमण रक्षा करना, समाप्ति पर दिए गए मिट्टी वर्षा जल बह गई, अब सिर्फ कंकड़ वाली ही मिट्टी रह गई है। अब घास के अलावा कुछ और पैदा नहीं हो सकता। किसानों को यह शिकायत करते थे कि नदी और उपनदियां जल्दी सूख रही हैं, वर्षा की मात्रा अनियमित हो गई है, ऐसी बीमारी और जीवाणु जो पहले नहीं थे अब फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी कि बहुत सारे हमारे फसलों के लिए जो हार्मफुल हैं वो चीजें क्या थी, अब यहाँ आपकी आ रही थी और बहुत सारी हमारे यहाँ इन्हीं वजह से जो है बीमारी और फसल को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें बढ़ रही है। ठीक है, अपिको स्वयं सेवकों ने ठेकेदारों और वनाधिकारियों से यह चाहते थे कि वे कुछ नियम और प्रबंधन का पालन करें। एग्जाम्पल के लिए वो चाहते थे कि काटने के लिए वृक्ष को चिन्हित करने से पूर्व स्थानीय जनता का परामर्श लें। अगर आपको पेड़ काटने हैं तो सबसे पहले आप उन पेड़ों को, उन वृक्षों को आपका चिन्हित करिए और चिन्हित करने के पश्चात ही क्या करें, आप उन वृक्षों को काटिए। किसी जल के स्रोत में 100 मीटर क्षेत्र में ही 30 डिग्री या उससे अधिक ऊपर का ढलान वृक्षों को काट जाना चाहिए। कि अगर आपको काटना है तो सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा कि परामर्श लें और किसी जल का स्रोत अगर 100 मीटर क्षेत्र से है और 30 डिग्री और उसका जल ढलान है तो उस क्षेत्र को नहीं काटा जाना चाहिए। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि उद्योगों को सरकार वन भूमि प्रदान करती है ताकि औद्योगिक उत्पाद के लिए वनों को कच्चे माल के रूप में उपलब्ध कर सके। भले ही एक कागज मिल 10,000 मजदूरों को और एक वुड प्लाई फैक्ट्री 800 लोगों को नौकरी देती है, परंतु यह 10 लाख लोगों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं से वंचित करती है। देख रहे हो, अगर एक वुड प्लाई फैक्ट्री लगा रहे हैं, भले ही वो 11,000 लोगों को जॉब देते, लेकिन वो 10 लाख लोगों का जो दैनिक आवश्यकता की चीजें हैं वो छीन लेती है। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगी, जल अच्छा नहीं होगा और आपके पास उत्पादकता नहीं बचेगी तो आप क्या करेंगे ऐसी चीजों का? तो फिर क्या मीनिंग बचता है इन सब चीजों का, हमारे पास इतना संरक्षण करने का?
तो ये था चिपको आंदोलन, बेसिकली पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था। अब वापस भारत में चलते हैं हमें टॉपिक पर कि हमारे यहाँ क्या समस्या थी, कैसी स्थिति बनी हुई थी, किन किन चीजों पर हम लोग बेसिकली आपका बात कर रहे थे। इसको हम लोग आपका भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारक हैं। कह रहे जो हमारी भूमि का डिग्रेडेशन हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, और जो घट इस प्रकार, पहला है वन विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि, अधारणीय जलाऊ लकड़ी और कचरे का निष्कर्षण, खेती बाड़ी, वन भूमि का अतिक्रमण, वनों में आग और अत्यधिक चराई, वन भू संरक्षण हेतु सूचित का उपयोग समुच्चय उपयोग न किया जाना, क्षय का अनुचित फसल, जैव में कृषि रसायन का अनुचित प्रयोग जैसे रसायन खाद और कीटनाशक, सिंचाई व्यवस्था का नियोजित तथा अविवेकपूर्ण प्रबंधन, और भूमि जल का पूर्ण क्षमता से अधिक निष्कर्षण। डैम में क्या है, संसाधन का निर्बंधन, और डैम में क्या है, कृषि पर निर्भर लोगों की दरिद्रता। क्या है, कृषि पर इन लोगों की दरिद्रता। ये सारे चीज, ये सारा प्रबंधन, ये सारा मैंने इसमें है। कह रहे हैं कि भारत विश्व की जनसंख्या के लगभग 17% और विश्व पशुधन का 20% विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.5 मार्च क्षेत्र आश्रय देता है। हमारे पास पूरे विश्व का अगर हम भौगोलिक एरिया देखें तो कितना है, 2.5% मात्र हमारे पास है। और विश्व पशुधन को देखें तो केवल कैसा है, 20, और विश्व की जनसंख्या कितनी है, केवल हमारे पास 17% हमारे पास पॉपुलेशन। पशुधन 20%, पॉपुलेशन 17%, और वर्ग फिर जो क्षेत्रफल है वो आपका 2.5%। जनसंख्या और पशुधन का अत्यधिक घनत्व, वानिकी, कृषि, चराई, मानव बस्तियां, औद्योगिक प्रतिस्पर्धी उपयोग, देश के निश्चित भूभाग पर भारी दबाव पड़ता है। देश में प्रति व्यक्ति आय जंगल केवल भूमि के 0.6% हेक्टेयर है, जबकि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह संख्या 4.4 सेक्टर होनी चाहिए। परिमाण स्वरूप वनों की कटाई स्वीकार्य सीमा में लगभग 15 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक भी ये नहीं होनी चाहिए। मृदा क्षरण के अनुमान को दर्शाती है कि पूरे देश में एक ही भूमि का क्षरण टन प्रतिशत के दर से हो रहा है, और इसमें प्रत्येक देश में 0.8% मिली टन हाइड्रोजन और 1.8 मिलियन टन फास्फोरस, 26.3 मिलियन टन पोटेशियम का नुकसान हो रहा है। भारत सरकार का अनुसार प्रत्येक वर्ष भूमि से 6 से 5.8 मिलियन टन से लेकर 8.4 मिलियन टन पोषक तत्वों की क्षति हो रही है। इतना हमारे जो खनिज तत्व है, ये मिनरल वगैरह है, ये सब आपका नष्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से भूमि क्षरण जो हम कर रहे हैं, डिग्रेडेशन, उसकी वजह से ये सारी चीजें हमको क्या मिली है बच्चों, बेसिकली देखने के लिए मिल रही है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ओजोन परत हमने पढ़ लिया और ग्लोबल हीट को हमने पढ़ लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जितना लेक्चर हमने पढ़ा है, इसमें किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, देख लिया इतना। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, इन्हें कीजिए। कह रहे आर्थिक विकास के पर्यावरण में योगदान देने वाले योगदान को छात्र को समझाने के लिए निम्न खेल खेले जा सकते हैं कि पर्यावरण में किस तरह से आर्थिक विकास योगदान देता है। आइए खेल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक छात्र किसी उद्यम द्वारा उपयुक्त किसी उत्पाद का नाम लेकर दूसरा उसकी जड़ों की व प्रकृति का देखिए, ट्रैक्टर, स्टील या रबड़। चलिए यहां से पढ़ते हैं। पृथ्वी, खनिज, पृथ्वी से खनिज, खनिज से लोहा, लोहा से मशीन, एक ही है। पृथ्वी से पेट्रोल, प्रकृति से पौधा, पौधे से कपास, कपास से वस्त्र। पृथ्वी, पृथ्वी से वन, वन से वृक्ष, वृक्ष से कागज, कागज से किताबें। पृथ्वी से वन, वन से वृक्ष, वृक्ष से रबड़। पृथ्वी से खनिज, खनिज से लोहा, खनिज से स्टील, और रबड़ खनिज से क्या है, ट्रैक्टर। तो एक ट्रैक्टर को
काले धुएं का उत्सर्जन करने के कारण इतने रुपए का चालान भुगतान करना पड़ता है। अगर आप समझेंगे उसे क्यों दंड दिया जाए, क्या ये सही है? अब बताइए, अगर उसने दंड दे दिया, उसने कर दिया, तो क्या ये आपका सही है? बताइए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो फिलहाल आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं पर समाप्ति करेंगे। कल वापस हम मिलेंगे सीटीसी पर, सेंट्रल जो आपका पॉल्यूशन बोर्ड है, इसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। फिर भी एक बार देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे चैट और लाइव के माध्यम से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।